हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका स्पीडस्टर बैटल के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स फ्लैश और जूम के बारे में। तुमने मुझे काफ़ी दिन से बोल रखा था इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए, बट मुझे लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट अब मिल गया है तो मैं बना रहा हूँ। तो तुम्हें जितने भी लोगों ने अभी तक फ्लैश का सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं देखा है, जाओ पहले जाके वो देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिवर्स फ्लैश की पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ। नंबर 1, ही कैन क्लोन हिमसेल्फ विदाउट डिवाइडिंग हिज स्पीड। तो देखो ये अभी तक की सबसे बेस्ट पावर होने वाली है रिवर्स फ्लैश की इस वीडियो में और सारी वीडियोस में, क्योंकि ये पावर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये किसी भी स्पीडस्टर के पास नहीं है, और येट अलोन ये सिर्फ रिवर्स फ्लैश के पास इसलिए है क्योंकि रिवर्स फ्लैश ने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर रखा है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अभी तक के जितने भी स्पीडस्टर में दिखाए गए हैं शो पे, तो उन सब से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसने पावर कंप्लीटली मास्टर कर लिया है और इसीलिए उसको इस पावर के लिए तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। और ये काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड दे देती है अगर वो कभी जूम के साथ 1-on-1 फाइट में जाता है तो। नंबर 2, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब देखो जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात आती है, मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सारे स्पीडस्टर्स ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट हैं, बट ऐसा नहीं है। रिवर्स फ्लैश एक अकेला ऐसा स्पीडस्टर है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में सबको डोमिनेट कर सकता है। इवन उसने ग्रीन एरो या ओलिवर क्वीन, तुम जो भी कहना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है, उसको भी हरा रखा है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और हम जानते हैं ग्रीन एरो के पास उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग के अलावा और उसके पास एरो और बो है, और इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। बट उसके पास बेसिकली हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक मास्टरी है जिसको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना जानता है। बट उसमें भी रिवर्स फ्लैश ने उसे हरा रखा है। मैं नहीं जानता तुम में से कितने लोगों ने सीज़न 1 अच्छे से देखा होगा और कितने लोगों को याद होगा, बट सीज़न 1 के एंड में रिवर्स फ्लैश मेंशन करता है कि फ्यूचर में उसने ओलिवर क्वीन को हरा रखा है, वो भी उसकी स्पीड के बिना, जो कि उसको बनाता है काफ़ी बैड एस। और जस्ट सोच के देखो, अगर ये जूम के साथ 1-on-1 करेगा और अगर इसके पास इसकी स्पीड भी नहीं हुई तो भी ये जूम को काफ़ी तरीके से हरा सकता है। नंबर 3, नेगेटिव स्पीड फोर्स। अब देखो मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव स्पीड फोर्स कैसे एक पावर हो सकती है। तो देखो नेगेटिव स्पीड फोर्स एक पावर ऐसे हो सकती है कि नेगेटिव स्पीड फोर्स थॉन को अनलिमिटेड स्पीड फोर्स एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड नेवर एंडिंग हो जाती है। इवन व्हेन स्पीड फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं थी तब रिवर्स फ्लैश के पास उसकी पावर्स थी, बट बेरी हमेशा से इस टेंशन में था कि कब उसकी स्पीड एंड हो जाए और कब उसके विलन्स उसके ऊपर हावी होने शुरू हो जाए। तो देखो यहाँ पर एक मेजर हैंड आ जाता है रिवर्स फ्लैश के पास, क्योंकि उसकी स्पीड कभी एंड हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और मेंशन कर दूं उन कॉमिक फैंस के लिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव स्पीड फोर्स तो स्पीड फोर्स के ऊपर लिव करती है, मतलब नेगेटिव स्पीड फोर्स से एनर्जी लेती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करती है। बट ऐसा शो के अंदर नहीं है। शो के अंदर कहीं भी नहीं बताया गया कि ये दोनों कहीं ना कहीं से इंटर रिलेटेड हैं या फिर कैसे भी इंटरडिपेंडेंट है। चलो अब बात करते हैं थॉन की वीकनेसेस की। तो सबसे पहले तो थॉन की कोई ज़्यादा बड़ी वीकनेसेस नहीं है, बट कुछ ऐसी वीकनेसेस हैं जो उसको कहीं ना कहीं एक वीक स्पॉट दे देती है एक फाइट के अंदर, जिसकी वजह से वो कम आउट नहीं कर पाता उस फाइट में। नंबर 1, नैनाइट्स। अब जिन लोगों को नैनाइट्स नहीं पता क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसलिए हूँ, नैनाइट्स बताने के लिए ही हूँ तुम लोगों को, और किसी काम और कुछ काम थोड़ी ना मेरे। तो नैनाइट्स बेसिकली छोटे स्मॉल माइक्रो चिप्स होते हैं जो स्पीडस्टर की स्पीड को नल कर देते हैं फॉर अ टेम्परेरी टाइम, मतलब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए एक स्पीडस्टर की स्पीड को बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है थोड़ी देर के लिए। जो लोग सोच रहे हैं इसे किसने बिल्ड किया है, तो इसको बिल्कुल सही, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है, इसको द एटम या फिर रे पामर ने बिल्ड किया है। नंबर 2, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें डिफरेंस बताना चाहता हूँ कोल्ड टेम्परेचर्स में और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में। अब देखो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है मोस्ट चिलिंग पॉइंट, मतलब अगर तुमने साइंस पढ़ी और तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स की सबसे लोएस्ट लिमिट होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना कि कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं लाइक -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, ऐसे कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं। बट एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब कुछ और ही होता है। जब इंसान की बॉडी बिल्कुल शैटर करने के लिए तैयार हो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। एंड थॉन की वीकनेस एब्सोल्यूट ज़ीरो है, बट जूम के टाइम पे मैं जब ये बात करूँगा तब तुम्हें डिफरेंस पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ही डिफरेंस बता दिया है। चलो बात करते हैं हंटर ज़ोलोमन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। नंबर 1, ही इज़ 3 टाइम्स फास्टर देन अ नॉर्मल स्पीडस्टर। अब देखो जब भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को स्पीड मिलती है तब उसकी स्पीड नॉर्मली अराउंड साउंड की स्पीड की होती है, मतलब 700 या फिर 800 माइल्स के
नियर अबाउट होती है। बट जब हम जूम की बात करते हैं तब जूम के पास जब उसकी स्पीड थी तब उसके पास 3 टाइम्स ज़्यादा स्पीड थी एक नॉर्मल स्पीडस्टर से। मतलब उसकी स्पीड अगर हम कैलकुलेट करें तो अराउंड 2100 माइल्स थी जब उसने स्टार्ट किया था एज अ स्पीडस्टर। और वो इसीलिए था क्योंकि देखो उसको जो स्पीड मिली थी वो टेम्परेरी थी, उसके पास स्पीड फोर्स नहीं थी, तो उसने आर्टिफिशियल ड्रग्स का यूज़ किया जिस वजह से उसकी स्पीड एनहांस होनी शुरू हुई। बट उसको सेलुलर डिसइंटीग्रेशन भी होनी शुरू हो गई जो कि एक डिजीज़ है जो आगे जाके एक स्पीडस्टर को ख़त्म कर देती है। बट स्टिल इसका आगे जाके उसने क्योर कर लिया था और इसीलिए इसको एक अपर हैंड मिल जाता है नॉर्मल स्पीडस्टर्स। नंबर 2, डेथ टच। अब देखो जब भी हम बात करते हैं जूम की तो मुझे नहीं पता इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, बट हंटर ज़ोलोमन को टाइम रेट्स ने एक अलग ही मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था जिसका मतलब है ब्लैक फ्लैश। तब उसके पास एक एबिलिटी आ गई थी जिसकी वजह से वो स्पीडस्टर्स को टच करके एक तो उनकी लाइफ ड्रेन कर देता था और उनकी स्पीड ड्रेन कर देता था, और कुछ लोगों को वो एग्जिस्टेंस से भी रिमूव कर देता था जिन लोगों को उसको इंस्ट्रक्शन मिली होती थी एग्जिस्टेंस से रिमूव करने की। तो प्रॉब्ली अगर हम देखें तो ये प्रिटी यूजफुल टेक्निक है और प्रिटी यूजफुल पावर भी आ जाती है अगर वो रिवर्स फ्लैश से कभी लड़ने जाता है 1-on-1 तो। नंबर 3, स्पीड फोर्स अवेयरनेस। अब देखो नॉर्मल ह्यूमंस में ये चीज़ नहीं होती है, बट जब भी एक स्पीडस्टर की बात होती है तब उसकी सेंसेस हाइटेंड होते हैं, और ये चीज़ मैंने अपनी लगभग सारी वीडियोस में बता रखी है कि स्पीडस्टर के जो सेंसेस होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से हाइटेंड होते हैं। बट जूम का केस थोड़ा सा अलग था क्योंकि उसको उसका मेंटल ट्रीटमेंट देते हुए स्पीड मिली थी, तो इसलिए उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो काफ़ी कम थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पागल था या फिर वो डम था, बट हाँ उसकी इंटेलिजेंस और स्पीडस्टर्स से काफ़ी कम थी या फिर मैनिपुलेटिव स्पीडस्टर्स से काफ़ी कम थी। जैसे सैवाटार था, रिवर्स फ्लैश था, ये लोग मैनिपुलेटिव थे बट इंटेलिजेंट भी थे, पर ये बंदा सिर्फ मैनिपुलेटिव था, इंटेलिजेंट नहीं था। खैर बात करते हैं स्पीड फोर्स अवेयरनेस की। तो जब बेरी ने इसे अपनी स्पीड दी थी तब इसके पास स्पीड फोर्स अवेयरनेस आ गई थी और ये पता लगा सकता था बेसिकली कौन सा स्पीडस्टर कौन से डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है, और इसीलिए ये ऐसी मशीन बना पाया जो इंटरडिमेंशनल ट्रैवल या फिर सारे के सारे अदर अर्थ्स को डिस्ट्रॉय कर देती। अब अगर बात करें हंटर ज़ोलोमन की वीकनेसेस के बारे में तो देखो हंटर ज़ोलोमन की काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं जो कि उसको बहुत ही वीक बना देती हैं और इतनी सिली है ना कि तुम खुद देख के बोलोगे कि ये क्या देख लिया मैंने। नंबर 1, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अब देखो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा सिर्फ जूम के पास है और वो इसलिए है क्योंकि उसका पास्ट काफ़ी शेडी और डार्क था, और जैसा कि हमने उसके पास्ट में देखा था कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मार दिया था और कैसे उसको भी इनकरेज किया एक मर्डरर बनने के लिए। और इसी ट्रॉमा का एक रेफरेंस हमने देखा था फ्लैश के सीज़न 2 एपिसोड 18 या 19 में ही था, देख लेना मुझे याद नहीं है अच्छे से, बट हाँ उस एपिसोड में हमने देखा था बेरी ने जूम के पेरेंट्स को उसके खिलाफ यूज़ किया और जूम कम्प्लीटली फ्रोज अप हो गया था। उस मोमेंट में अगर बेरी कोई और होता तो वो उसको लिटरली मार देता। आई मीन टू से अगर बेरी की जगह कोई और विलन होता और जूम का दुश्मन होता तो लिटरली वो जूम को इस मोमेंट पे मार देता। बट बेरी के साथ तो थोड़ा अलग हो जाता है ना, उसके तो इमोशंस बाहर आ जाते हैं और उसका कोड ऑफ कंडक्ट कि वो किसी को मारता नहीं है, मतलब झूठा कोड ऑफ कंडक्ट, सॉरी। नंबर 2, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ 1। अब देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि जूम के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दूसरी अर्थ्स की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हैरिसन वेल्स ने एक डिवाइस बिल्ड किया था जो कि सारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक ही जगह पे फोकस कर देता है, तो जितने भी अर्थ 2 के मेटास थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और जो स्पीडस्टर्स थे बेसिकली उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इस वजह से। और अगर ये चीज़ अगर रिवर्स फ्लैश को पता लगी और वो 2 मिनट में अगर ऐसा डिवाइस बिल्ड कर सकता है जो कि वो कर सकता है, तो हम सब जानते हैं कि जूम का क्या हाल होने वाला है। नंबर 3, कोल्ड टेम्परेचर्स। अब देखो मैंने जैसा कि तुम्हें पहले भी बताया है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था रिवर्स फ्लैश की वीकनेसेस के अंदर कि कोल्ड टेम्परेचर्स का मतलब होता है कोई भी कोल्ड टेम्परेचर, मतलब -1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब माइनस में, तो उनसे भी जूम को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। मतलब अगर तुम कोई भी टेम्परेचर जो कि माइनस में जाता हुआ है, कोई भी कोल्ड टेम्परेचर जूम के खिलाफ यूज़ करोगे तो जूम को प्रॉब्लम्स होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जूम को बहुत ज़्यादा वीक बना देंगे कि जूम मर जाएगा, बट हाँ जूम को काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। बट रिवर्स फ्लैश के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसको कोल्ड टेम्परेचर से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से प्रॉब्लम होती है। नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जूम की जो पावर्स हैं वो बेसिकली आर्टिफिशियल हैं और सारी की सारी आर्टिफिशियल बेस्ड है, मतलब वेलोसिटी 9 और जो उसको मिली थी बेसिकली स्पीड वो भी आर्टिफिशियली ही मिली थी, आर्टिफिशियल पर्पस के थ्रू ही मिली थी।
तो इसीलिए जूम की सबसे बड़ी वीकनेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मेरा मतलब है कि उसकी स्पीड्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। डाउन का मतलब बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, बट हाँ बहुत वीक कर देता है वो जूम को। और लिटरली जूम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि रिवर्स फ्लैश 2-3 पंचेज़ में ही उसको निपटा देगा, इवन मार भी सकता है। तो चलो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, या फिर बेसिकली बात करते हैं हु इज़ द विनर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस स्पीडस्टर बैटल का विनर क्लियरली रिवर्स फ्लैश है, और ये चीज़ तुम्हें भी पता लग गई होगी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जूम की वीकनेसेस ज़्यादा हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जूम की जो वीकनेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेम हैं, और वो इतनी ज़्यादा एब्सोल्यूट हैं कि उसको कोई भी उसको ये चीज़ें दे के रिवर्स फ्लैश या फिर कोई भी स्पीडस्टर उसको ये चीज़ें एक्सपीरियंस करा के उसको निपटा सकते हैं। दूसरी तरफ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्स फ्लैश की ऐसी कोई बेसिक सी वीकनेस नहीं है। नैनाइट्स भी ऐसे ही अवेलेबल नहीं होते हैं, नैनाइट्स को भी यूज़ करने के लिए तुम्हें रे पामर के पास जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए यहाँ पर रिवर्स फ्लैश क्लियर विनर है। जो भी जूम के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल 2 मिनट के लिए टूटा होगा, बट इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता यार। टेप लगा के जोड़ लो या फिर देख लो फेविकॉल से जुड़ रहा है। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।